Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student from GMC जालौन. So आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अभी से 2025 के लिए तैयारी कर सकते हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए. तो उसी पे आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना है, आपको बैच लेना है या नहीं लेना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी से काम हो जाएगा या फिर आपको कौन सी बुक्स लेनी है. तो उन सब पे हम आज बात करने वाले हैं. बेसिकली इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो वही चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ. अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. तो ये वाला वीडियो भी हम शुरू कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सी नेट के लिए, यानी कि आपका जो यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, सी नेट. और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बेसिकली मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको इसके पेपर पैटर्न के बारे में. तो सी नेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए देते हैं, ठीक है. और इसमें केवल यूपी के कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में. अगर आप यूपी के नहीं हैं तो आप इस यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में केवल यूपी के कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की. तो आपका जो पेपर होता है वो आता है 200 मार्क्स का, ठीक है. 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस मिलते हैं. और क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश. ये 5 सब्जेक्ट्स आते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है. और वहाँ पे आपको पेपर टाइम मिलता है 3 घंटे का टाइम मिलता है. 3 घंटे 20 मिनट कुछ करके मिलता है आपको पेपर में, पेपर सॉल्व करने के लिए. और ये जो आपका पेपर होता है OMR शीट मिलती है आपको. एक पेपर जो होता है वो ऑफलाइन होता है, मतलब आपको OMR शीट भरने के लिए मिलती है वहाँ पे पेपर में, ठीक है. और इस पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है. अगर आपका 200 मार्क्स का पेपर है तो आप 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, जितने भी आपने क्वेश्चन मिले हैं. आपका अगर क्वेश्चन गलत होगा तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है. तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है. उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होती है इसको देने के लिए, कौन कौन इस पेपर को दे सकता है. तो आप 12th पास होनी चाहिए, PCB होना चाहिए आपके सब्जेक्ट्स में, ठीक है. और आप लड़की हैं या लड़का है मैटर नहीं करता, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है. और इस एग्ज़ाम की जो फ़ीस होती है, जो मतलब आपके फॉर्म रिलीज़ होते हैं, तो मतलब OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 3000 फ़ीस होती है. बाकी SC ST PWD के लिए ये 2000 फ़ीस होती है, ठीक है. दैन हम बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी बैच लेने की ज़रूरत है या नहीं, ऑनलाइन आपको बैच परचेज़ करना चाहिए या नहीं. देखो, मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मैंने कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं लिया था. मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी, सेल्फ स्टडी, और यूट्यूब चैनल से थोड़ा पढ़ा था, मतलब अपने लेक्चर्स लिए थे यूट्यूब से ही, उसी के नोट्स बनाए थे और उसी से तैयारी की थी, ठीक है. तो आपके हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब पे कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं या फिर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं. बाकी ऑनलाइन बैच काफ़ी अभी तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ही पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से बैच लेने हैं. मतलब जैसे कि विजय एजुकेशन है, जय एकेडमी है, और भी बहुत सारे मतलब हैं जहाँ से आप बैच खरीद सकते हैं. आप देख लेना. मतलब मैं किसी भी बैच को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, किसी भी बैच को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, कोई वो नहीं मिल रहा है मुझे वहाँ से पेड प्रमोशन. बस मैं बता रही हूँ कि ये कुछ जानती हूँ जिनको मैं. तो आप अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लेना है मत लीजिए. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बैच लेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा. आप खुद से पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि मैंने भी बैच नहीं लिया था, मैंने भी अपने टाइम पे बस सेल्फ स्टडी की थी और यूट्यूब से पढ़ा था. दैन सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, ठीक है. उस पर देखो, अभी आपको पहले तो टाइमिंग और सिलेबस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. मतलब जैसे अभी तो टाइम है, अभी आपका अगस्त चल रहा है और नेक्स्ट आपका जब एग्ज़ाम होगा तो वो जून या जुलाई में एग्ज़ाम होगा आपका. जून में एग्ज़ाम होगा और आपके अगस्त में फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. तो मतलब अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है. अगर आप स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना शुरू करेंगे तब भी आपका उस टाइम तक 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है. तो आपको सिलेबस, जो आपका PCB का सिलेबस है,
फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपको 12th लेवल का ही पढ़ना है और एनसीईआरटी से पढ़ना है। बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उससे पढ़ सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा लेवल बता देती हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड आते हैं। और अगर क्वेश्चंस आते भी हैं न्यूमेरिकल टाइप के तो वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आते हैं। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिनमें अगर आपको फार्मूला आता है तो आपका तुरंत आंसर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो फिजिक्स में आपको सिंपली क्या करना है कि स्टार्टिंग से आपको पहले तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है आप वो कवर कर लेना, एंड देन बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ऐसे स्टार्ट करना है कि आपका अभी से, जैसे अभी अगस्त चल रहा है मान लो, 1 मिनट, मैंने अभी आपको बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड इतना है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो फिजिक्स में आपका क्लास 11th का और 12th का आएगा फिजिक्स। सेम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी आपका क्लास 11th एंड 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में क्लास 11th एंड 12th का ही पढ़ना है आपको। और इंग्लिश में आपको 12th का जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपको पढ़ना है इंग्लिश के लिए। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको बेसिक्स, नर्सिंग का बिल्कुल बेसिक्स ही पढ़ना है। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे, तब भी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा ही सिलेबस है। अगर लास्ट के कुछ दिनों में पढ़ोगे तो अभी आराम से हो जाएगा। और अगर अभी से आप स्टार्टिंग से ही मतलब एक दो वीडियोस देखोगे तो आपका हो जाएगा लास्ट तक आते आते, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि फिजिक्स आपको पढ़नी कैसे है, ठीक है। 1 मिनट। सो फिजिक्स पढ़ना है आपको 11th और 12th का। तो अभी पढ़ना कैसे है वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि क्लास 11th का फिजिक्स जो है वो आपका बेसिक्स तैयार करेगा आपके। क्लास 11th के फिजिक्स से ही आपको पूरा बेसिक समझ में आएगा। और जब आपका 11th थोड़ा थोड़ा हो जाएगा ना, तो अगर आप 20 से 12th का भी पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो बेसिक्स है फिजिक्स का वो 11th में ही है। जब तक आप 11th का नहीं समझोगे आपको 12th का नहीं समझ में आएगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसे चैप्टर हैं थ्योरी वाले तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, बट आप स्टार्टिंग से कोशिश करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। और जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो तो आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, जो पीछे का पोर्शन है फिजिक्स में थ्योरी का जो है वो आप अच्छे से तैयार कर लो, अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स तैयार करो फिजिक्स में, मतलब ऐसे नहीं बहुत भारी भारी जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं भारी भरकम, वो नहीं करने हैं आपको। इजी टू मॉडरेट लेवल के जो थोड़े थोड़े हल्के हल्के न्यूमेरिकल्स हैं आप वो याद कर लो। फार्मूला शीट एक बना लो जिसमें आपके सारे फार्मूलाज होने चाहिए, 11th और 12th के सारे फार्मूलाज एक साथ होने चाहिए, जो आप कभी भी चाहो तो उनको रिवाइज़ कर सको, ठीक है। ऐसे एक फार्मूला शीट बना लो। एंड देन जो भी आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, नो मैटर कि वो 11th का है या 12th का है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है उसके आप MCQ सॉल्व कर लो। और MCQ ये आप मिल जाएंगे यूट्यूब पे आपको, आप किसी भी चैप्टर का नाम डालोगे और उसके MCQ मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हो या इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में ही आपको MCQ मिल जाएंगे। और जो लोग हिंदी मीडियम से हैं बेसिकली उनका मेरा एक ये है कि आप लोग अगर हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हो फिर भी आप इंग्लिश के कुछ टर्म्स होते हैं जैसे, तो वो आप याद रखो, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते चलोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपका अगर थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको आता होगा इंग्लिश का तो आप वहाँ पर जल्दी से अपने आप को मतलब स्टेबल कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे भी सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना होता है। तो आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो। अब ये नहीं कह रही हूँ कि सारा इंग्लिश में पढ़ो, बट हाँ जितना आपसे हो सकता है आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये करना है आपको, थ्योरी पढ़नी है, फिर न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं आपको, मतलब जो आपके क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके फार्मूला बेस वो क्वेश्चंस करने हैं। थोड़े छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। सेम 11th में करना है, सेम फिजिक्स 12th में करना है। और आपका जो सिलेबस है ना वो आपको मतलब जो सिलेबस है आपका वो आप कोशिश करो कि जैसे अभी आप अगस्त चल रहा है ना, अभी अगस्त से आपका जनवरी तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक बार तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अगस्त से एक बार कंप्लीट कर लोगे सिलेबस तो जब दोबारा रिवीजन करोगे ना जनवरी से, मान लो आपका
फरवरी मार्च 2 मंथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जब दोबारा रिवीजन करोगे ना मार्च तक, तो आपका थोड़ा जल्दी होगा। और जब आप थर्ड टाइम रिवीजन करोगे ना अपने एग्ज़ाम टाइम पे, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा और आप आराम से करते चले जाओगे। और उस टाइम पे आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा से पढ़ने की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिजिक्स में पढ़ना है। और अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको कैसे पढ़ना है, 1 मिनट। केमिस्ट्री में भी आपको सेम ही करना है। पहले आपको 11th का पढ़ना है, देन आपको फिर 12th पे जाना है। 11th का पढ़ के आपको तब 12th पे जाना है। और केमिस्ट्री में भी सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपके सिंपल थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद जो भी आपके जैसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी आते हैं और टफ नहीं आते हैं। और जो सवाल आते हैं आपके, तो उनमें भी ऐसा आता है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं कि आप फार्मूला लगाओगे और आंसर आ जाएगा। तो सेम आपको करना है। पहले आप थ्योरी का पोर्शन कवर करेंगे केमिस्ट्री में, थ्योरी का पोर्शन आपको कवर करना है केमिस्ट्री में। देन आपको आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं छोटे मोटे, वो आपको करने हैं। उसके बाद आपको करना है कि आपको एक फार्मूला शीट बनानी है जिसमें आपको सारे फार्मूलाज केमिस्ट्री के एक साथ लिख लेना। और जो रिएक्शन है, जो बड़ी बड़ी केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, वो सारी रिएक्शंस याद नहीं करनी है, बस उनको एक बार समझ लेना। मतलब बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना डीप में आएगा भी नहीं, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो अच्छे से पढ़ो, बट हाँ ये है कि तुमको थोड़ा थोड़ा उसका ओवरव्यू आना चाहिए। जो भी भारी भारी रिएक्शंस हैं, तो थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा बेसिक ही पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं वो लोग। तो ऐसे ही करना है आपको। और नोट्स बनाने हैं। जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना, उसके साथ साथ आप जो नोट्स बना रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो साथ में। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको जल्दी रिवाइज़ करने में आसानी होगी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने जैसे अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर पढ़ाई, मतलब बुक से पढ़ा या फिर टीचर से पढ़ा, किसी से भी पढ़ा, उसके बाद आप यूट्यूब पे शॉर्ट नोट्स देखो। एक जो 1 शॉट वीडियो नहीं होता है, जैसे 1 शॉट आपने अगर एक देख लिया ना, तो उससे आप नोट्स बनाओ, क्योंकि उसमें वो पहले से ही शॉर्ट्स में समझाते हैं। उसके बाद आप अपना शॉर्ट में लिख लो, तो आपको दोबारा रिवीजन करने में ईजी होगा। और जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है, कोई भी एक चैप्टर ख़त्म होता है, तुरंत आप उसके MCQ सॉल्व कर लो। यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे बहुत सारे MCQ वीडियोज़, तो आप उनको देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी का ऐसा कुछ खास नहीं है। बायोलॉजी में अगर आप केवल NCERT पढ़ोगे तब भी आपका हो जाएगा। बायोलॉजी में आपको बस 11th 12th की NCERT ही पढ़नी है और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। और सिलेबस की टाइमिंग मैंने बता दी है। जैसे अभी आप अगस्त से शुरू कर रहे हो, तो आपका दिसंबर या जनवरी तक, मान लो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी आप दिसंबर तक ख़त्म कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगा सकते हो, तो उसको जनवरी तक ख़त्म कर लो, ठीक है। और जो भी पढ़ रहे हो ना, उसका नोट्स बनाते चलना, क्योंकि नोट्स बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम लोग को, ठीक है। तो बायोलॉजी में बस NCERT पढ़ना है। और जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको मतलब तुरंत के तुरंत MCQ सॉल्व करने हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे। अभी मैं लास्ट में आपको 2-3 चैनल्स भी बता दूँगी कि आपको इन चैनल्स को फॉलो करना है। जिससे क्या होगा कि आप उन चैनल्स को फॉलो कर लेंगे तो आपको ज़्यादा सर्च नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। और बुक जो है, आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी है, मैं बता रही हूँ। बुक कोई भी अलग से नहीं लेनी है। अगर आपको चाहिए कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तब आप ले सकते हो। UP CNET नाम से बुक आ रही है अभी, जो शायद ABVMU ने ही रिलीज़ करी है अपनी खुद की बुक। तो उस बुक में आपको कंटेंट मिल जाएगा एकदम सिमिलर पेपर पैटर्न पे। तो अब आप चाहें तो वो बुक ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है बुक लेने की अभी। आप बस अपनी जो आपके पास बुक्स हैं 11th 12th की, उन्हीं बुक से पढ़ो, NCERT फॉलो करो बस। इसके अलावा आपको कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। NCERT पढ़ो और क्वेश्चंस जो आपको करने हैं वो यूट्यूब से आप हेल्प ले लो, यूट्यूब की वीडियोस की हेल्प से, तो आपका हो जाएगा। देन नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में मैंने पहले ही बताया कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, बस नर्सिंग का बेसिक्स पूछा जाता है। और थोड़े मोड़े आपको बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जनरल साइंस में क्वेश्चन आते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का आई थिंक कल से पक्का आपको एक वीडियो मिल जाएगा डेली। तो अगर आप वो एक केवल वीडियो देखेंगे ना, तो अभी आप बहुत टाइम है, तब तक बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको करने के बाद। और शायद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट लाने वाली हूँ, अभी कल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश का मैंने बताया है 12th का ही ग्रामर पढ़ना है आपको, कुछ नया नहीं पढ़ना है उसमें। इंग्लिश में 12th का ग्रामर पढ़ना है, उसमें आपको वोकेबुलरी पढ़नी है।
और वोकेबुलरी पढ़नी है, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने हैं, जो भी जितना आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है बस वही पढ़ना है, ठीक है। एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ। अगर बुक लेनी है तो ले लो, कोई इशू नहीं है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक ही लो। आपके पास जो आपकी 11th 12th की बुक है जो NCERT है बस उसी को फॉलो करो आप, ठीक है। कोई नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको चाहिए तो आप ले भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैच अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नहीं लेना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप बस सेल्फ स्टडी करो, अच्छे से पढ़ो और बस। और साथ के साथ नोट्स बनाते चलना अभी जो भी पढ़ रहे हो, और टाइम डिसाइड करके पढ़ो कि आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है। और ट्राई करो कि एक दिन में आप 1 से 2 घंटा एक सब्जेक्ट को दो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उसको आप जैसे 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री को दे रहे हो तो 1 घंटा बायोलॉजी को दे सकते हो। और इंग्लिश को आप ज़्यादा नहीं तो आप 15-20 मिनट, अगर आप डेली कोई नई वोकेबुलरी तैयार कर रहे हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो इंग्लिश की तो वो इनफ है, ठीक है। बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।